Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. Today we have with us Miss Sayantani Soor, who is currently doing her master's from IIT Bombay in chemistry. She has been a very good student and she did her bachelor's from Jadavpur University, West Bengal. She had an excellent rank of All India rank of 18th in the previous JAM examination. And today she will share her valuable experience regarding all important topics and chapters that you need to study before the examination. She will also tell you about general mistakes that people commit, that student commit without knowing, and the places that you need to work upon. And she will also tell you some general tips जिससे आपको जो नेक्स्ट जैम आ रहा है उसमें अच्छे रैंक लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. So please watch this video. If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hi everyone, myself Shantuni and I'm from Kolkata. I completed my BSc in chemistry from Jadavpur University and cleared JAM 2020 with All India rank 18. Now I'm doing my MSc from IIT Bombay. तो अब जब जैम 2021 की बस कुछ ही वीक्स बाकी है, आप सभी इस वक्त अपने अपने फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ. फर्स्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए आपकी फाइनल रिवीजन के वक्त. सेकेंडली आई विल डिस्कस अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स जो मॉक टेस्ट में मुझसे बहुत होती थी. मैं चाहूंगी कि अब सभी इस बारे में केयरफुल रहे ताकि ये सब गलतियां एग्जाम पे आपसे ना हो. And lastly, I will share some general strategies that I used to follow for my JAM examination. So let's get started. फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग रिवीजन. स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. फर्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग. ये चैप्टर रिवाइज करने के वक्त VSEPR थ्योरी एंड शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अच्छे से ध्यान दो क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है. उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जो टॉपिक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ आइसोमर्स, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, CFC कैलकुलेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड मेटल मेटल बॉन्डिंग. उसके बाद है एसिड बेस का चैप्टर. इस चैप्टर से बफर सॉल्यूशन एंड हिंडरसन इक्वेशन रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और डिफरेंट एसिड बेस टाइट्रेशंस के लिए जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं वो अच्छे से पढ़ लो. रेडॉक्स चैप्टर में से भी रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड एसोसिएटेड इंडिकेटर्स अच्छे से पढ़ लो. उसके बाद मैंने लिखा है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मेटल्स इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ये सब याद रखने के लिए मैं कहूँगी कि एक लिस्ट बना लो खुद से और उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करो क्योंकि ये बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. उसके बाद मैंने लिखा है कि क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस. ये प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट है और यहाँ से ना बहुत बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन आता है. एक रिएक्शन देगा और पूछेगा कि ये कौन सी कैटायन और एनायन की डिटेक्शन की टेस्ट है. तो ये पार्ट को रिवाइज करना मत भूलना. कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बुक से अच्छे से रिवाइज कर लो. अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पोर्शन से आपको डाइपोल मोमेंट निकालना आना चाहिए. एसिडिटी और बेसिसिटी की ऑर्डर अच्छे से तैयार रखो. एरोमेटिसिटी अच्छे से पढ़ लो. कौन सी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर होमो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आता है. उसके बाद है स्टीरियो केमिस्ट्री. स्टीरियो केमिस्ट्री से नंबर ऑफ आइसोमर्स, आरएस नोमेनक्लेचर, ये सब तो करना ही है. न्यूमेरिकल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनेंशियोमेरिक एक्सेस डिटर्मिनेशन. और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन स्टीरियो केमिस्ट्री. साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड दे देगा, सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड, और उसका नंबर ऑफ आइसोमर्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछेगा. ठीक है, तो ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लो. उसके बाद है रिएक्शन मैकेनिज्म. SN1, SN2, SNI, E1, E2, E1 से भी हर तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ लो. प्रॉपर्टीज याद रख लो बस. उसके बाद पढ़ो नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. जो भी रिएक्शंस जैम की सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उनको ही पढ़ो. ज्यादा कुछ बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है. उसके बाद मैंने लिखा है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स. अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सब तो हम रिवाइज कर लेते हैं, पर जो पोर्शन स्टूडेंट से छूट जाता है वो है कि अल्कालॉइड, कार्बिनॉइड और स्टेरॉइड का पोर्शन. क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमको कितना पढ़ना है या फिर क्या पढ़ना है. मैं सजेस्ट करूंगी कि डेफिनेशन पढ़ लो, कॉमन एग्जाम्पल्स याद रख लो,
और आइसोप्रीन यूनिट क्या है एंड हेड टू टेल जॉइनिंग क्या है ये समझ लो, और कैसे आइसोप्रीन यूनिट काउंट करते हैं और हेड टू टेल जॉइनिंग काउंट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक मैंने देखा है वो इन्हीं पोर्शन के ऊपर बेस करके होते हैं। एक स्ट्रक्चर देगा, पूछेगा कितना आइसोप्रीन यूनिट है, या फिर पूछेगा कितना हेड टू टेल जॉइनिंग है, या फिर आइसोप्रीन यूनिट के नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करने को बोलेगा, मोनोटर्पिन है या फिर डाइटर्पिन और सेस्क्विटर्पिन है, ऐसे। तो ये पोर्शन को स्किप मत करो, एक बार पढ़ लो क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है। उसके बाद मैंने लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिमिलर है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की, कोई भी प्रैक्टिकल बुक से अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये रिएक्शन हो रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है यहाँ से। उसके बाद आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन इन कंपाउंड्स एंड प्रोटॉन एनमर केमिकल शिफ्ट रेंजेस। ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है क्योंकि जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे ये दोनों डेटा कंबाइन करके प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से रिवाइज करना। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। देखो पहले ही बताती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ोगे, एंजाइम काइनेटिक्स एंड चेन रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान दो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देने का टेंडेंसी इंक्रीज हो रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे, कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टिनिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल द थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स अच्छे से याद रख लो। अब आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डी-बाई-हकेल लिमिटिंग लॉ एंड रिलेटेड ऑल द फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। सॉलिड स्टेट में आप सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, वॉइड कैलकुलेशन, ब्रैग्स लॉ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो। उसके बाद मैंने लिखा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये पोर्शन ना कभी कभी स्टूडेंट से छूट जाते हैं, हम भूल जाते हैं इसको रिवाइज करना, पर यहाँ से भी बहुत बेसिक एंड इजी क्वेश्चन आता है, तो ये पोर्शन को मत भूलना। उसके बाद मैंने लिखा है कि बीएल नंबर लॉ एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर टफ आए या फिर पेपर इजी आए, बीएल नंबर लॉ से क्वेश्चन तो होता ही है हर वक्त जैम की, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से ध्यान में रखना रिवाइज करने के वक्त। ये तो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स दैट आई यूज्ड टू मेक ड्यूरिंग माय मॉक टेस्ट। ओके, so please be careful about these common mistakes. First, I have written that read the question very carefully. Look what is asked. Select the statements which are correct or not correct. Instinctively क्या होता है, we go for the correct options, but be very careful. MSQ में बहुत टाइम not correct statements ही पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि be careful about unit conversions. जब बहुत सारे डेटा गिवन होता है ना, तो एक यूनिट, कभी कभी ऐसा होता है कि समझो बहुत सारी एनर्जीज की वैल्यू गिवन है, हर एक वैल्यू जूल में है लेकिन एक वैल्यू दे दिया किलो जूल में, उसको ध्यान में रखो, कन्वर्ट करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद मैंने लिखा है कि राउंड ऑफ योर आंसर्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेक्टली अप टू द डेसिमल पॉइंट एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की एंड में देखो कि कितनी डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करने को बोला है, डू प्रॉपरली। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या पूछा है क्वेश्चन में ठीक से देखो और जो भी पूछा है वही ऑप्शन सिलेक्ट करो। कभी कभी ऑप्शन बहुत ट्रिकी होता है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है तो राइट जो ऑप्शन होगा उसका ही डिक्रीजिंग साइन लगा के भी एक ऑप्शन होगा। बी कॉशियस अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, एक और बात, पीके और एसिडिटी का ऑर्डर, विच वन इज आस्क्ड, बी वेरी केयरफुल because pKa and acidity order are completely opposite to each other. Okay, so careful रहना चाहिए। Lastly, I want to discuss some general tips. I used to follow these for my exam, so it may be helpful for you. Practice a lot of question and be in a flow of solving problems the day before exam. अगर आप फ्लो में रहोगे तो एग्जाम हॉल पे क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है, हाँ ये पॉइंट को ना मैं बहुत एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, इफ यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लम डोंट गिव टू मच टाइम फॉर इट, रादर स्किप इट। कोई प्रॉब्लम अटक गया, बहुत टाइम ले रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि विजिटिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसा होगा कि उसको देखते ही 10 सेकंड के अंदर तुमको राइट आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी एक क्वेश्चन के पीछे बहुत टाइम वेस्ट हो गया तो ऐसा क्वेश्चन ना
तुम विजिट ही नहीं कर पाओगे, मिस हो जाएगा और नंबर छूट जाएगा। तो ऐसा मत करो। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ दो, पूरा पेपर का हर एक क्वेश्चन विजिट कर लो, उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो लौट आओ, ठीक है। लास्ट पॉइंट, this is also a very important point. If the paper on the day of exam is completely unexpected, हो सकता है कि इतनी तैयारी, इतने हार्ड वर्क के बाद भी पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया, टफ लग रहा है आपको, डोंट गेट नर्वस, क्योंकि अगर आपको पेपर अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, इट विल बी अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरी अदर पर्सन गिविंग द एग्जाम। कट ऑफ भी कम आएगा, सबका एग्जाम क्वेश्चन के मुताबिक ही होगा। सो डोंट पैनिक एंड कंप्लीट योर पेपर calmly in such situations. Okay, with all of this, I wish all the best to you for JAM 2021 exam. Thank you very much.